हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज लर्न विद मी। एंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मटेरियल साइंस के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपकी अपकमिंग एचपीपीएससी पीजीटी फिजिक्स 2024 एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, दैट इज व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम व्हेन टू फेजेस जो हैं वो कोएग्जिस्ट करते हैं। इससे पहले आपको जनरल जो है मैं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देती हूँ कि जो गिव्स रूल है, अगर हमने नंबर ऑफ फेजेस को कैलकुलेट करना हो तब फॉर्मूला क्या रहता है। जो फॉर्मूला देखा जाता है दैट इज पी। इन फॉर्मूलाज को भी आप लिखते चलना, पी विच इज इक्वल टू सी प्लस एन माइनस एफ, या इसको मैं इस तरीके से भी लिखती हूँ पी प्लस एफ विच इज इक्विवेलेंट टू सी प्लस एन। ठीक है, जिस तरीके से भी आपको यहाँ पे मेमोराइज करना आपको इजी लगे आप उस तरीके से यहाँ पे इसको मेमोराइज कर सकते हो। ये एन है। अब यहाँ पे जो पी है ये क्या है, नंबर ऑफ फेजेस है। अगर आपने नंबर ऑफ फेजेस कैलकुलेट करने हैं तो आप फॉर्मूला जो है आसानी से लगा सकते हो। यहाँ पर जो सी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को। एन यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर जो भी आपके नॉन कंपोजिशनल वेरिएबल होते हैं उनको। एंड एफ यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को। अगर मैं जनरल सिस्टम की यहाँ पर बात करूं तो जनरल सिस्टम के लिए यहाँ पे जो गिव्स फेज रूल है वो किस तरीके से दिया जाता है, तो वो दिया जाता है आपके पास P प्लस एफ विच इज इक्विवेलेंट टू C प्लस 2। ये जनरल सिस्टम की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, क्योंकि हम मटेरियल साइंस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम जितने भी यहाँ पे स्टडी करेंगे वो मेटलर्जिक सिस्टम के साथ ही हम यहाँ पे डील करेंगे। तो मेटलर्जिक सिस्टम के लिए आपने इतना याद रखना है, आपके पास जो गिव्स फेज रूल है वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, C प्लस 1। ये जो फॉर्मूलाज हैं ये आपने कभी भी नहीं भूलने हैं, ठीक है, इनको आप याद रखना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी देखने को मिलता है कि जब हम बात करते हैं मेटलर्जिक सिस्टम की, तो यहाँ पे जो प्रेशर है उसका कोई खास इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है जब हम बात करते हैं किसकी, फेज इक्विलिब्रियम की। ठीक है, तो अब आपको फॉर्मूलाज पता लगे तो आप इन फॉर्मूलाज के बेसिस के ऊपर जो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम या आप इसी के से इनको कैलकुलेट कर सकते हो। अब आ जाओ जरा यहाँ पे इस क्वेश्चन के ऊपर कि जब दो फेज जो हैं वो कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखना कि दो जो फेज हैं वो क्या कर रहे हैं, कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या पता लगा कि कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, इट मींस नंबर ऑफ कंपोनेंट्स तो आपके दो ही रहेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ फेजेस भी कितने हैं यहाँ पर आपके पास, फेजेस भी कितने देखने को मिल रहे, दो फेजेस की बात हुई है ना, तो आपके पास फेजेस भी नजर आ गए। अब यहाँ पे आप जनरल फॉर्मूला लगाओगे या मेटलर्जिक, देखो जब कभी भी हम टू फेजेस, ये जो आपके पास कोएग्जिस्टेंस का केस देखा जाता है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन जब देखी जाती है तब हम यूज करते हैं मेटलर्जिक सिस्टम को। जो फॉर्मूला क्या है आपके पास, P प्लस एफ विच इज इक्विवेलेंट टू C प्लस 1। अब यहाँ पे निकालने क्या है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम F निकालने हैं, तो F को मैंने इस तरफ रखा C प्लस 1 माइनस ऑफ P। तो यहाँ पे ये देखो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं, 2 प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ फेजेस कितने हैं 2, तो ये कितना नजर आया, 3 माइनस 2 दैट इज 1। इट मींस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है जब दो फेजेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं तो वो कितने आते हैं आपकी, ऑप्शन नंबर डी यानी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है सिंगल फेज फील्ड के लिए, सिंगल फेज फील्ड के लिए, तो आपको नंबर ऑफ कंपोनेंट तो आपको दो ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दो जरा, दैट इज निकालने क्या, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम F निकालना है जिस इक्विवेलेंट टू C प्लस 1 माइनस ऑफ क्या P। C कितना है, 2 प्लस 1 माइनस, और ये कितना है 1, तो ये कितना आया 3 माइनस 1। इट मींस हमें दो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखने को मिलते हैं जब हम सिंगल फेज की बात करते हैं। तो आप इस, सॉरी गलत मार्क हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस तरीके से भी याद कि सिंगल फेज के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दो होंगे, अगर जब आपके फेज दो हो जाएंगे तो ये क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, यानी 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया कि गिव्स फ्री रूल जो है किसके लिए निकालना है आपने, गिव्स फेज रूल मेटलर्जिक सिस्टम के लिए किस तरीके से निकल कर आता है, दैट इज मैंने आपको बताया, दैट इज आपके पास कितना आता है, P प्लस F विच इज इक्वल टू C प्लस 1 आता है। अब यहाँ पे देखो ये 2 तो आएंगे ही नहीं, तो ये तो दो ऑप्शन को आपने डायरेक्ट ही कैंसिल कर देना है। निकालना क्या है, यहाँ पे F पूछा गया है, तो F इस तरीके से रखो, C प्लस 1 माइनस ऑफ क्या बेटा P। ठीक है, तो ये कहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द गिव्स फेज रूल जनरल सिस्टम के लिए भी पूछा गया है। जनरल सिस्टम के लिए तो हमने अभी निकाला, दैट इज योर डी, ऑप्शन नंबर P प्लस एफ C प्लस 2, किसके लिए, जनरल के लिए P
प्लस एफ सी प्लस 1 किसके लिए, मेटालिटिक सिस्टम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे किसका पूछा गया था, जनरल का, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू द गिव्स रूल, जो नंबर ऑफ फेजेस है, नंबर ऑफ फेजेस बेटा कैसे निकालते हैं, मैंने अभी आपको बताया है, P विच इज इक्विवेलेंट टू क्या, स्टार्टिंग की जो स्लाइड में जाते हैं, देखो ये वाला है। ठीक है, P प्लस एफ सी प्लस एन, P प्लस तो है नहीं, ठीक है, तो हमने क्या लिखा, P प्लस एफ विच इज इक्विवेलेंट टू C प्लस एन, तो इट मीन्स P है तो P की वैल्यू फेजेस ही तो निकालने को पूछा गया है, तो C प्लस एन माइनस ऑफ बेटा क्या F, तो माइनस F बेटा कहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो इस वाली क्वेश्चन के साथ, मैंने कहा था आपने इस तरीके से आपने इनको क्या करना है, मेमोराइज कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, यहाँ पे क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स यूज द वैकेंसी मैकेनिज्म टू डिफ्यूज। देखो इतना अच्छे टाइप का ये क्वेश्चन है कि वैकेंसी मैकेनिज्म जो है डिफ्यूज होने के लिए इनमें से कौन से एटम्स करते हैं। देखने से ही पता लग रहा है कि लार्ज वाले तो करेंगे नहीं, साइज ही ऑटोमेटिकली क्या है उनका, लार्ज है। जो सरफेस के ऊपर एटम्स है वो भी इतनी जल्दी डिफ्यूज नहीं करते हैं, वैकेंसी मैकेनिज्म का वो भी यूज नहीं करते हैं। अब बच्चे जो है कंफ्यूज होंगे सी एंड डी ऑप्शन में, तो इतना याद रखना कि जब हम कभी भी वैकेंसी मैकेनिज्म की बेटा बात करते हैं तो वो कौन से एटम्स होते हैं, वो एटम्स होते हैं आपके पास सब्स्टिट्यूशनल एटम। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन बहुत से बच्चे जो हैं इसका स्मॉल इंटरस्टिशियल एटम्स भी इसके साथ कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं आपको इतना बता देती हूँ कि जो स्मॉल इंटरस्टिशियल, अगर इस तरीके की मैटर्स आपके पास, सॉरी मैटर्स बोल रही हूँ, एटम्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे थोड़े से और बड़े टाइप की क्या है यहाँ पे एटम्स हैं, तो ये स्मॉलर आपके पास इंटरस्टिशियल जो एटम्स होते हैं ये क्या कर जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, किनमें से, ये जो लार्ज एटम्स इनमें से क्या हो रहे हैं, ये माइग्रेट होते हैं। ठीक है, इनके रास्ते में जो भी ये लार्ज एटम्स आते हैं यहाँ से क्या कर जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये फोर्स लगाते हैं, इनको हटाते हैं, ठीक है, और अपना रास्ता बना के ये क्या हो जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं। मतलब ये डिफ्यूज नहीं हो रहे हैं, ये माइग्रेट हो रहे हैं। तो आपने इस वर्ड के साथ क्या याद रखना है कि ये क्या होते हैं, माइग्रेट होते हैं, क्या क्या करके, फोर्स लगाते हैं जो लार्ज एटम्स जो इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वैकेंसी मैकेनिज्म का यूज कौन करते हैं डिफ्यूज होने के लिए, जो आपके सब्स्टिट्यूशनल एटम्स होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जरा, हाँ 6th और 7th क्वेश्चन है। ठीक है, द मीन वाइब्रेशनल एनर्जी, अब ये वाइब्रेशन, मीन वाइब्रेशन जो एनर्जी है इसको हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में भी पढ़ा है एंड कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स में भी पढ़ा है, जो इसकी वैल्यू जो है किसी से लिखी जाती है E बार विच इज इक्वल टू 3kT। अब ये टेम्परेचर की वैल्यू जो है ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दी गई है, K की वैल्यू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो कि आप सभी जानते हैं 3 × 1.3 × 10⁻³ -23, और टेम्परेचर बेटा कितना बोला गया है 300। तो यहाँ पर देखो 900 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1.38 और इसके साथ पावर भी है -23। तो जब आप इसको करोगे 900 को इससे, तो 42, हाँ, तो ये हटा दो जरा, 2 यहाँ से हटानी है, एक यहाँ से और एक उसके साथ आएगी 1.24 × 10⁻20। अब देखो जरा चेक करना है कि 20 पावर कहाँ पे है, ये यहीं पे मिल गई आपको। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। अभी स्टार मार्क जो है ना बेटा, ये क्या है आपके इनटू वाले हैं ये, ठीक है, इनटू समझ के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जरा 8th क्वेश्चन के ऊपर, रेडियस जो है न्यू न्यूक्लियाई जो फॉर्म होते हैं, और देखो जब कभी भी होमोजीनियस न्यूक्लिएशन होती है या हीट्रोजीनियस न्यूक्लिएशन होती है, तो न्यू न्यूक्लियाई जो है वो क्या है आपका यहाँ पे फॉर्म हुआ, किसकी वजह से, हीट्रो न्यूक्लिएशन की वजह से। दो ही प्रोसेसेस जो है हम यहाँ पे मेटेरियल साइंस में यहाँ पे डील करते हैं, एक होती है होमो, एक होती है हीट्रो। यहाँ पे हीट्रोजीनियस न्यूक्लिएशन का यहाँ पर क्या हुआ है, यूज हुआ है, जो कि बोला गया है कि जो न्यू न्यूक्लियाई बनता है इस प्रोसेस के थ्रू, तो उसका रेडियस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। याद रखना, चाहे प्रोसेस आपकी होमो हो चाहे वो हीट्रो हो, हमेशा आपका जो रेडियस है वो डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर जो है वो किस टाइप का टेम्परेचर होता है, कूलिंग टेम्परेचर, और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये इनवर्सली क्या होता है, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। यहाँ पे सिर्फ डिपेंड पूछा गया था, अब इसको इस तरीके से पूछ सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, या इनवर्सली होता है, या कांस्टेंट रहता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है बना के पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपके टेम्परेचर के ऊपर। रेडियस जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाता है, इसका सही हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है
ठीक है। ये वेटिंग एंगल क्या होता है? जब कभी भी आपके पास होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस जो प्रोसेस होती है, दोनों के लिए जो ये वेटिंग एंगल है इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 ही रहती है। ये भी याद रख लेना, ठीक है। अब आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो गिव्स फ्री एनर्जी है ऑफ अ होमोजीनियस न्यूक्लिएशन की, वो क्या होती है? अभी ये वाला क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन के साथ जो है वो लिंकअप कर रहा है, ठीक है। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जब कभी भी आपकी होमोजीनियस एंड हीट्रोजीनियस न्यूक्लिएशन हो, तो हमेशा आपका जो ये एस थीटा है, जो कि फंक्शन किसका है? वेटिंग एंगल का, इसकी वैल्यू जो है हमेशा क्या देखी जाती है? लेस देन इक्वल टू 1 ही आपको यहाँ पर क्या होती है? देखने को मिलती है। अब आ जाओ जरा इस क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो यहाँ पे जो प्रोसेस है आपके पास, अगर मैं बात करूं गिव्स फ्री एनर्जी की, तो इसको हम इसी के से लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पर हीट्रो लिखती हूँ, ये जो वैल्यू है यानी गिव्स फ्री एनर्जी किसके लिए? हीट्रोजीनियस न्यूक्लिएशन के लिए। ये हमेशा इक्वल होती है किसकी? गिव्स फ्री एनर्जी, जो कि किसके लिए है? होमोजीनियस की। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर क्या आता है? ये एस थीटा कंपोनेंट आता है, जो कि क्या है? फंक्शन है किसका? आपके वेटिंग एंगल का। तो ये वैल्यू जो है एक दूसरे के बराबर होती है। लेकिन मैंने अभी आपको पीछे बताया कि ये जो वैल्यू है, चाहे आपकी प्रोसेस हीट्रो न्यूक्लिएशन हो, चाहे वो होमोजीनियस न्यूक्लिएशन हो, तो इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 रहती है। तो आप खुद देखो, अगर इसकी वैल्यू जो है लेस देन 1 होगी, तो इट मींस हमें जी और ये हीट्रो यहाँ पर पूछा गया है, तो ये लेस देन इक्वल टू क्या देखने को मिलेगा हमें? ये लेस देन जी ही तो देखने को मिलेगा। लेकिन पूछा क्या गया है? होमोजीनियस का पूछा गया, लेकिन यहाँ पर क्या है? हीट्रो है। तो इस प्रोसेस को बेटा क्या कर दो? रिवर्स कर दो। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा? होमो का पूछा गया है ना, तो ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा किसके? हीट्रो के, ठीक है। तो ग्रेटर देन कहाँ पे है आपका? ऑप्शन नंबर सी में है। ये क्वेश्चन जो है बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि इस वैल्यू के साथ जो है बच्चे जो है वो थोड़ा सा क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। हीट्रो की वैल्यू जो है, होमो एंड वेटिंग जो एंगल है फंक्शन का, ये हमेशा साथ में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड बाय द होमोजीनियस न्यूक्लिएशन। देखो, होमोजीनियस न्यूक्लिएशन जब कभी भी होती है तो बेटा ये क्या है? स्पॉन्टेनियस इन नेचर होती है, ठीक है। और स्पॉन्टेनियस है, इट मींस ये क्या करेगी? अकर्स रैंडमली। ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। अब रैंडमली ये क्या कर रही है? तो इट मींस इसके पास कोई भी प्रेफरेंशियल साइट नहीं होगी, ठीक है। कोई भी प्रेफरेंशियल मतलब कि इस साइड के ऊपर जाना है, ये कोई भी साइट जो है वो चूज कर सकती है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी बेटा? इसका दूसरा भी देख लो, सॉरी हीट्रो है बेटा ये, ठीक है। हीट्रोजीनियस, हीट्रोजीनियस में क्या होता है? वहां पर जो है आपके पास जितनी भी प्रेफरेंशियल साइट है वो कहां पर होती है? ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस के ऊपर देखी जाती है, ठीक है। जो कि क्या नहीं है? रैंडमली ये अकर बिल्कुल भी नहीं करती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है वो इस क्वेश्चन को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 11th क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मैक्सिमम ग्रेन साइज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी मैक्स आपने यहाँ पे निकालना है। मैक्सिमम ग्रेन साइज जो है इसका फॉर्मूला आप याद रख लेना, दैट इज 4r विच इज इक्विवेलेंट टू 3f, ठीक है। 4r डिवाइडेड बाय 3f। अब यहाँ पे देखो, ये जो f है ना, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम फ्रैक्शन। f को हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम फ्रैक्शन। और r तो आप यहाँ से समझ ही गए होंगे कि ये क्या है बेटा? रेडियस है। तो d जो है किसके इक्वल दिया गया है? 4 इंटू r यानी 5 mm। तो mm की वैल्यू मुझे, हाँ इसको कन्वर्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे भी mm ही है। तो 3 इंटू f यानी वॉल्यूम फ्रैक्शन जो है 0.2 दिया गया है। तो 20 डिवाइडेड बाय 0.6 कितने? ये तो देखने से ही पता लग रहा है कि 33.33 आ रहा है, क्योंकि 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 18 आएगा, फिर से 18 आएगा, तो ये कंटिन्यूटी सीरीज में जाता जाएगा। तो ये क्या है? यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये वैल्यू हमेशा याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेबलाइजेशन ऑफ फाइन ग्रेन साइज ड्यूरिंग हीटिंग एट हाई टेम्परेचर क्या रिक्वायर करता है? इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से समझना कि जब हम स्टेबलाइजेशन किसकी कर रहे हैं? फाइन ग्रेन साइज की, और इसको क्या कर रहे हैं? हीट भी कर रहे हैं, ठीक है। और हाई टेम्परेचर के ऊपर ये क्या रिक्वायर करेगा? देखो, जब हम कभी भी स्टेबलाइजेशन किसकी करते हैं? फाइन ग्रेन साइज की, और इसको हीट कर रहे हैं, तो हाई टेम्परेचर के ऊपर इसको क्या चाहिए होगा? कि आपकी जो ये ग्रेन साइज है, इनका जो वॉल्यूम फ्रैक्शन है, जिसको हम स्मॉल एफ के साथ, जिस तरीके से मैंने अभी पीछे भी बताया, ये एफ जो है यानी वॉल्यूम फ्रैक्शन जो है, तो ये वॉल्यूम फ्रैक्शन बेटा क्या होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। तभी तो आप क्या करोगे? उनको हीट अप कर पाओगे। अगर ऑलरेडी महीन है वो, तो वो आप क्या नहीं कर पाओगे?
वो विजिबल नहीं होगा, आप उसको स्टेबलाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब ये हाई टेम्परेचर की बात हुई है, अब टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, हाई है, तो आपको नहीं लगता कि जो फाइन ग्रेन साइज है ये क्या कर जाएंगे, ये डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, डिसॉल्व हो जाने की वजह से ये क्या नहीं रहेंगे, अब स्टेबलाइज बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर जो होना तो क्या चाहिए था कि लार्ज ग्रेन साइज होना चाहिए था, लेकिन नहीं। अब टेम्परेचर जहाँ पे हाई है, ठीक है, अगर टेम्परेचर कम होता तब तो यही आना था, अगर टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, तो मीन्स हमें ये जो फ्रैक्शन जो साइज है यानी वॉल्यूम फ्रैक्शन जो है उसको क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे डिक्रीज करना पड़ेगा, यानी हमें ये क्या चाहिए होगा, स्मॉल चाहिए होगा, जो कि स्मॉल कहाँ है, स्मॉल फ्रैक्शन। अब ये स्मॉल बेटा यहाँ पे वॉल्यूम आना था, ठीक है, स्मॉल फ्रैक्शन यानी एफ, ये क्या चाहिए होता है, स्मॉल पार्टिकल्स का वो क्या होना चाहिए, आपको कम होना चाहिए। अगर वो कम नहीं है तो बेटा वो क्या कर जाएंगे, डिसॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, डिसॉल्व हो जाएंगे, आप उस पता नहीं लगा पाओगे फिर। उसके बाद है 13th क्वेश्चन है, देयर कैन बी दिस ग्रोथ ऑफ जस्ट अ फ्यू ग्रेन्स टू अ वेरी लार्ज डायमीटर। इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन है ये। बोला क्या गया है, अब देखो जब कभी भी कोई भी ग्रोथ होनी है किसी भी फ्यू ग्रेन्स की, जब हम क्या करते हैं इसके लार्ज साइज को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, जिसका डायमीटर जो है वो क्या है, बड़ा ज्यादा। तो इस सिचुएशन को बेटा हम क्या बोलते हैं, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी एबनॉर्मल ग्रेन ग्रोथ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको हम किस तरीके से समझेंगे कि अगर आपके पास एक छोटा सा ग्रेन पार्टिकल है, ठीक है, फ्यू ग्रेन्स को टू अ लार्ज डायमीटर, ये बात याद रखनी है, तो इसकी हमने क्या करवानी है, ग्रोथ करवानी है। अब ये है तो इसका आपने क्या किया, लार्ज डायमीटर, दूसरे केस में इसको थोड़ा सा आपने बड़ा कर दिया, तो आप क्या कर रहे हो, इसके डायमीटर को बढ़ा रहे हो। ठीक है, मतलब ये है डायमीटर पूरा, ठीक है, उसके बाद फिर इतना बड़ा बना दिया, ठीक है, ये डायमीटर है। ठीक है, मतलब इसका धीरे धीरे डायमीटर जो है वो क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। ये तो बेटा क्या होता है, रेडियस होता है ना। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये भी, ये इसका डायमीटर फिर से बड़ा, फिर इतना बड़ा हो गया ये। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, स्मॉल जो आपका फ्यू ग्रेन ये जो पार्टिकल है स्मॉल, ये क्या कर रहा है, एक्चुअल में एक्सपैंड कर रहा है। एक्सपैंड होने की वजह से हमें क्या पता लग रहा है कि इसका जो डायमीटर है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो इट मींस ये ग्रोथ हो रही है। आप खुद ही देख रहे हो ना, पहले इतना था, फिर इतना बना, फिर ये इतना बना, फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक बना, तो इसी धीरे धीरे इसकी ग्रोथ हुई। तो ये ग्रोथ जो है वो पॉसिबल होती है। ठीक है, लेकिन इस ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल, क्योंकि जनरली जो है ये इस तरीके से हम इस प्रोसेस को करना जो है वो थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो ये जो फाइन जो ग्रेन्स हैं ये इंटायरली जो है वो फिर रिप्लेस कर दिए जाते हैं किसके थ्रू, क्वार्ट्ज ग्रेन्स एरे के थ्रू। ठीक है, तो किसी अप टू लिमिट तक ही ये जो है हम क्या कर सकते हैं, इनको इनके डायमीटर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसी जो ये ग्रोथ है इसको एबनॉर्मल ग्रोथ बोला जाता है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद 14 क्वेश्चन के ऊपर आओ। सिंगल फेज मेटल द रेट एट विच द मीन ग्रेन डायमीटर डी इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ में, जिस तरीके से मैंने अभी बताया पीछे कि ये डायमीटर है धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। विल डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा धीरे धीरे, ये ग्रेन बाउंड्री मोबिलिटी के ऊपर जो है, क्या मतलब आपके पास क्या है, सिंगल मेटल का कोई फेस है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये ग्रेन बाउंड्रीज हैं, और यहाँ पे आपके पास क्या है, ये क्या है आपके पास, छोटे छोटे ग्रेन पार्टिकल्स हैं। ठीक है, आपका जो ये डायमीटर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इससे फिर ये क्या हो गया, इतना बड़ा हो गया। ठीक है, इनका मान लो चाहे इनका मान लो। ठीक है, तो ये धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से ये पार्टिकल जो है वो थोड़े थोड़े क्या करेंगे, डायमीटर जो है इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये ग्रेन बाउंड्री जो मोबिलिटी है, ये जो ग्रेन बाउंड्री जो टूटेंगी ना, तो थोड़े थोड़े ये भी क्या करेंगे, एक्सपैंड होती जाएंगी। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका ग्रेन बाउंड्री मोबिलिटी के ऊपर जो है ये डिपेंड करता है। ठीक है, ये तो हमने पीछे भी अब पता तो लगा ही सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद है बिलो द क्रिटिकल रेडियस। अब क्रिटिकल रेडियस को मैं आरसी लिख के चलती हूँ, द टाइनी पार्टिकल्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिलो द क्रिटिकल रेडियस द टाइनी पार्टिकल्स आर, क्या होते हैं, उनको क्या बोला जाता है। हमेशा ये बात रखना कि टाइनी पार्टिकल्स की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, स्टेबिलिटी, स्टेबलाइज हो जाना। ठीक है, स्टेबिलाइज हो जाना। ठीक है, वो क्या होते हैं, सबसे पहले स्टेबलाइज होते हैं। कब तक स्टेबलाइज होंगे, जब तक वो इस रेडियस को अचीव ना कर ले। ठीक है, और इसके नीचे जब हम रेडियस जो है बिलो पूछा गया है ना, तो इसके रेडियस के जब हम नीचे चलते जाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले टाइनी पार्टिकल्स की क्या ब्रेक होती है, स्टेबिलिटी।
ठीक है। तो ये जो स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। स्टेबिलिटी ब्रेक होने की वजह से ये क्या बन जाते हैं, अनस्टेबल बन जाते हैं, ठीक है। और जब अनस्टेबल बन गए तो उनको हम क्या बोल देते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक पैरामीटर इन द होमोजेनियस न्यूक्लिएशन। अब देखो हमने अभी दो प्रोसेसेस पढ़ी थी, एक होमोजीनियस और एक क्या थी, हिट्रोजीनियस। तो दोनों में हमें डेल्टा जी यानी ये फ्री एनर्जी हमें यहाँ पे देखने को मिली। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है जो कि हमें देखने को मिलता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, फ्री एनर्जी, जिसको हम जी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द न्यूक्लिएशन प्रोसेसेस आर देयर एंड व्हाट आर दे। तो दो ही तरीके की मैंने आपको बताया, एक होती है होमोजीनियस न्यूक्लिएशन, दूसरी होती है हिट्रोजीनियस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है। अब यहाँ पे बच्चे जो है कंफ्यूज हो सकते हैं, जो आपके पास फ्यूजन एंड आपके पास जो ये फिजन है, ये क्या है, ये न्यूक्लियर प्रोसेसेस हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से मटेरियल साइंस में इनका यूज जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये न्यूक्लिएशन जो है प्रोसेसेस नहीं है। न्यूक्लियर प्रोसेस अलग चीज है, न्यूक्लिएशन प्रोसेस जो है वो अलग चीज है, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लिएशन पूछा गया था, इसलिए हमने हिट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस के ऊपर जो है वो क्लिक किया है। उसके बाद है 18th क्वेश्चन, व्हाट इज और आर द फिनोमिना इन्वॉल्व इन द फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब कभी भी बेटा फेज ट्रांसफॉर्मेशन होती है, मैंने अभी आपको बताया था, या तो वो न्यूक्लिएशन की प्रोसेस में जाएंगे। अब ये न्यूक्लिएशन जो है वो चाहे होमो हो चाहे वो क्या हो, आपके पास हीट्रो हो, और आपका पार्टिकल्स क्या करते हैं, धीरे धीरे ग्रोथ उनकी भी हम देखने को हमें मिलती है। तो यही दो पैरामीटर्स हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं जब हम कभी भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। उसके बाद 19th क्वेश्चन के ऊपर आओ, व्हाट डज फेज ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व। ट्रांसफॉर्मेशन रेट का हाँ ये भी देखने को मिलता है, मूवमेंट या हम ऑब्वियस बात है, आपके जो छोटे छोटे ग्रेन पार्टिकल्स हैं वो मूव भी करते हैं और अपने आप को रीअरेंज भी करते हैं, तो ये भी हमें देखने को मिला है। चेंज इन द माइक्रोस्ट्रक्चर, तो ऑब्वियसली बात है चेंज इनका माइक्रोस्ट्रक्चर्स में भी हम देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू। तो यहाँ पे तीनों ही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में ये तीनों की तीनों जो है मेंशन की गई हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन में हमें रेट काइनेटिक्स भी देखने को मिलता है, मेटल्स एटम्स की मूवमेंट या रीअरेंजमेंट भी देखने को मिलती है, एंड चेंज इन द माइक्रोस्ट्रक्चर भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, बोला क्या गया है यहाँ पर, व्हाट इज द व्हाट इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द फेज अमाउंट। फेज अमाउंट मतलब किस में निकालेंगे हम, ऑब्वियसली बात है हमारे पास कोई मिक्सचर होगा उसी में हम क्या बताएंगे, फेज अमाउंट बताएंगे कि उसमें कितना फेज अमाउंट है। तो हम कौन से मेथड का यहाँ पे यूज करते हैं, टाई लाइन का यूज करते हैं। नहीं, टाई लाइन जो है वो बेसिकली क्या होती है, जहां पर आपके पास इंडिविजुअल फेजेस जो हैं, इंडिविजुअल, ये भी पूछा जाए, इंडिविजुअल फेजेस जो हैं हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, टू फेजेस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। दो फेज रहेंगे, दो फेज रीजन में हमें इंडिविजुअल फेजेस देखने को मिलते हैं। अगर मैं लिक्विड एंड सॉलिड की बात कर लूँ, ठीक है, तो दो इंडिविजुअल सॉलिड अलग है, लिक्विड अलग है, ठीक है। एंड वेरिएशन किसके साथ होती है, इनके टेम्परेचर के साथ होती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टाई लाइन। तो ये तो होगा ही नहीं, फेज अमाउंट से हमें पता ही नहीं लग रहा है। उसके बाद होती है लीवर लाइन, ऑब्वियसली बात है, आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है, और इसको हम लीवर रूल बोलते हैं, ठीक है। लीवर लाइन नहीं आना था, लीवर रूल आना था। अब लीवर रूल जो है वो हमें क्या बताता है, अमाउंट ऑफ फेज प्रेजेंट इन एनी मिक्सचर, ठीक है। और ये किसकी मदद से किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ टाई लाइन की मदद से किया जाता है। बच्चे यहाँ और यहाँ कंफ्यूज जरूर होंगे, क्योंकि जब उन्होंने पढ़ा होगा तो वहाँ पे टाई लाइन का भी यूज हुआ होगा, लेकिन टाई लाइन बेसिकली क्या है, इंडिविजुअल फेजेस जब हमें देखने को मिलते हैं टू फेजेस में, और उनकी वेरिएशन जो है हमें जब हम टेम्परेचर के साथ लगते हैं, तो टाई लाइन जो है वो हमेशा किसके साथ रिलेट करती है, आपके टेम्परेचर के साथ जो है वो डील करती है, ठीक है। लेकिन अमाउंट जब हमने निकालना है, डिटरमाइन करना है कि फेज का जो अमाउंट है वो कितना है उस पर्टिकुलर मिक्सचर में, तो हम किसका यूज करते हैं, लीवर रूल का, विद द हेल्प ऑफ टाई लाइन, जिसकी वेरिएशन जो है हमेशा हम किसके साथ देखते हैं, टेम्परेचर के साथ देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।